नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, हम अपने इस कार्यक्रम कानूनी सलाह में कानून से संबंधित विषयों पर बातचीत करते हैं और इसके साथ ही कानून से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन भी आपको देते हैं ताकि आप अपनी समस्याओं से निदान पा सकें। आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक खास विषय को शामिल कर रहे हैं, बैंकिंग लोकपाल शिकायत निवारण प्रक्रिया। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में भारतीय रिजर्व बैंक देहरादून के लोकपाल श्री मनीष पाराशर जी हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। धन्यवाद विश्वबंधु जी। मैं दूरदर्शन उत्तराखंड को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम पे आके अपनी बात रखने का मौका दिया। मनीष जी, जैसा कि आज हम बैंकिंग लोकपाल और इसी पर आधारित जो शिकायतें होती हैं इस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे एकीकृत लोकपाल योजना जो iOS है, बिल्कुल, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, इसके पहले कि मैं एकीकृत लोकपाल योजना पे जाऊं, मैं थोड़ा सा लोकपाल के बैकग्राउंड या यूँ कह लीजिए इसके इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। बैंकिंग, जैसा आप लोगों को पता है, एक मैन इंटेंसिव है जहां बैंक वाले अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। तो जहां दो लोगों की आपस में बातचीत होती है और जो सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, वहाँ बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, जिसको मैं शिकायत भी अगर कह लूँ, तो उसका होना कोई एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो हम लोगों ने बैंक्स को ये बोल के रखा हुआ है कि आपके ग्राहकों की जो शिकायत होती हैं, उन शिकायतों को ठीक करने के लिए या उसका निराकरण या रिजोल्यूशन देने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक अच्छा सिस्टम बना के रखना होगा। अब देश बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो जाहिर है कि कुछ ऐसी शिकायतें भी होती हैं जहां जो हमारे बैंक के ग्राहक हैं और मेंबर्स ऑफ पब्लिक है, वो बैंक के द्वारा जो रिजोल्यूशन दी जाती है उससे संतुष्ट नहीं होंगे। तो हम लोगों ने 1995 में एक RBI ओम्बड्समैन स्कीम शुरू किया, जिसके तहत बैंक के ग्राहकों को हमने एक अल्टरनेट सिस्टम दिया कि अगर आप बैंक के द्वारा दी गई सुविधाओं और उनकी शिकायत निराकरण से संतुष्ट नहीं है, तो हम, जो कि बैंक के रेगुलेटर हैं, उनके पास आप आ सकते हैं। इस स्कीम में धीरे धीरे सुधारें की गई। बाद में बैंक्स के अलावा जैसे गैर बैंकिंग कंपनियां होती हैं जहां से आप लोन लेते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ होती हैं। आज के दिन में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, एंटिटीज़ हैं जो आपको UPI की सुविधा देती हैं। तो इन सबको इस स्कीम में शामिल किया गया। बाद में हमें लगा कि अलग अलग स्कीम को रखने की बजाय ये बेहतर होगा कि हम लोगों के सामने एक इंटीग्रेटेड स्कीम डालें। बिल्कुल। तो इन सारी स्कीम्स को, जो नॉन बैंकिंग ओम्बड्समैन थे, लोकपाल थे, बैंकिंग लोकपाल थे और डिजिटल वाले जो लोकपाल थे, उनको मिला के हमने एक समेकित, जिसे हम अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड भी कहते हैं, ओम्बड्समैन स्कीम बनाई। और ये स्कीम करंटली आपके सामने में चल रही है। और जहाँ तक आंकड़े कहते हैं, जो हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। और जो सेटिस्फैक्शन रेशियो है, मतलब जो हमारे पास आते हैं उनको हम किस तरीके का रिजोल्यूशन देते हैं और लोग उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, वो आज के दिन में 60% से ज़्यादा है। बिल्कुल। और विनियमित जो संस्थाएं हैं या गैर विनियमित जो संस्थाएं हैं, इन सभी को जोड़ करके, इन सभी को जोड़ा गया इसमें, तभी तो ये एकीकृत लोकपाल योजना। मतलब सारी संस्थाएं विनियमित हैं, मतलब रेगुलेटेड हैं, लेकिन उसमें से कुछ बैंक्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो बैंक्स नहीं हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ना तो गैर बैंकिंग कंपनियां हैं या बैंकिंग कंपनियां हैं, लेकिन जैसे सिबिल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जहां आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रहती है। तो जितने भी RBI की रेगुलेटेड एंटिटीज़ थे, सारे को हमने इस अम्ब्रेला स्कीम जो है, जिसे हम रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम कहते हैं, उनके अंदर हमने इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब आदमी को, अगर एक जो मेंबर ऑफ पब्लिक है, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर ये विनियमित संस्था है तो हम इस लोकपाल के पास जाएं, ये विनियमित संस्था है तो इस लोकपाल के पास जाएं। सारी RBI रेगुलेटेड एंटिटीज़ की शिकायत
इसी लोकपाल, इसी इंटीग्रेटेड स्कीम के अंदर आप हमारे से कर सकते हैं। बिल्कुल, और इस योजना से क्रांतिकारी परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेगा कि ग्राहकों की, उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण बड़े आराम से और एक ही छत के नीचे अगर कहा जाए तो। बिल्कुल, इससे हम जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा, एक ही छत के नीचे, तो ये सारी विनियमित संस्थाओं से जो रिलेटेड जो शिकायतें हैं उनको हम सेम इंटीग्रेटेड स्कीम के अंदर कहते हैं, रिजॉल्व करते हैं। और जो पिछले 2 साल में हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस स्कीम के साथ, वो ये दिखाता है कि मेंबर्स ऑफ पब्लिक के लिए पुराने स्कीम्स, जहां आपके पास 2-3 स्कीम्स थीं, उसकी अपेक्षा ये स्कीम ज़्यादा अच्छी साबित हुई है। जी, मनीष जी, शिकायतकर्ता किस माध्यम से बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है और शिकायत को दर्ज कर सकता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सूचना का ज़माना है, सूचना ने आपके और हमारे बीच की दूरी को लगभग मिटा दिया है। आज से 25 साल पहले जो चिट्ठी आपके यहाँ 4 दिन में पहुँचती थी, ईमेल आप पलक झपकते आपके पास पहुँच जाता है। तो उस डिजिटल क्रांति के साथ हम भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमने पोर्टल बनाया हुआ है, मतलब जो आरबीआई के वेबसाइट है वहाँ पे एक लिंक है जिसका URL, जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, cms.rbi.org.in है। आप उस पोर्टल पे लॉगिन करके, जो एक बहुत सिंपल सा OTP बेस्ड सिस्टम है, वहाँ अपने कंप्लेन को डाल सकते हैं। अगर किसी कारणवश पोर्टल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप हमें ईमेल के द्वारा भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर इन दोनों की भी उपलब्धता आपके पास नहीं है तो जो हमारा गुड ओल्ड चिट्ठी है, हम जो हैंड रिटन एप्लीकेशन होता है, हम उसे भी स्वीकार करते हैं। और इन चीज़ों में अगर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारे से शेयर करते हैं तो पोर्टल और ईमेल वाले कंप्लेन में तुरंत आपके पास एक मैसेज आ जाता है जिसमें आपकी कंप्लेन के रजिस्ट्रेशन के बाद एक जो यूनिक आईडी दिया जाता है, जिसे हम लोग कंप्लेन नंबर कहते हैं, वो उसमें मेंशन किया हुआ होता है। और अगर आप फिजिकल हैंड रिटन एप्लीकेशन या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू आप हमें पत्र भेजकर कंप्लेन लॉन्च करना चाहते हैं तो पत्र पहुंचने के 2 से 3 दिन के अंदर आपका कंप्लेन हमारे पास लॉन्च कर लिया जाता है। और अगर आपने अगेन अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है तो आपको मैसेज भी आ जाएगा। बिल्कुल, और तमाम तरह के माध्यमों से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, ऑनलाइन माध्यम हो, डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं तब भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। मनीष जी, आपने बहुत ही सुंदर कहा है कि डिजिटलाइजेशन के ज़माने ने सारे संपूर्ण विश्व को भी हम मानते हैं कि एक ग्लोबल विलेज के रूप में रख दिया है और सब आपस में जुड़ के रह गए। तो ऐसे में फ्रॉड होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है, और ये फैक्ट है, मतलब ये यथार्थ है एक तरीके से कि टेक्नोलॉजी जो है वो दुधारी तलवार होती है। बिल्कुल। अब देखिए, मैं थोड़ा सा और विस्तार में बताऊं तो आज की टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए क्या किया है। मैं कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में नहीं जाता हूं, बट वैसी चीज़ों में जा रहा हूं जिसको हम और आप अपने डे टू डे काम में यूज़ करते हैं। आज से 25 साल पहले हमें एक बिल को पे करने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, या अगर हम एक रेलवे टिकट बुक करने जाते थे तो फिर हमें लाइन में लगना पड़ता था। आज तो अगर आप टेक्नोलॉजी को ये देखें तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी ने जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है, हमारे और आपके बीच की जो ज्योग्राफिक, जो भौगोलिक दूरी है, वो इतिहास बन के रह गई है। बिल्कुल, है ना। तो आज से 25 साल पहले जो क्राइम्स होते थे वो मोस्टली फिजिकल क्राइम्स होते थे। बिल्कुल सही बात। जिसमें हम ये सुनते थे कि फलां के घर में कोई घुस के किसी ने रात में सामान चोरी कर लिया। अब आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी है उसने एक तरीके से जो समाज के जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनको भी एक ये करने का तरीका दे दिया कि आप कहीं से बैठ के किसी आदमी के साथ कुछ फ्रॉड करने का अटेम्प्ट तो ज़रूर कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ में सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि पहले जो आप किसी के घर में फिजिकली क्राइम को अंजाम देते थे तो उसमें जो आपका रिवॉर्ड होता था उससे यहाँ रिवॉर्ड होने के चांसेस थोड़ा बढ़ गए हैं। बिल्कुल। तो अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि किसी आदमी के अकाउंट से इतने पैसे निकल गए, किसी आदमी के अकाउंट से उतने पैसे निकल गए। तो डिजिटल क्रांति ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं,
उनके साथ हम अपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। बिल्कुल। डिजिटल क्रांति के साथ ये भी हुआ है कि आपकी दुनिया या आपके पैसे जो आपके बटुए में रहते थे, बटुए में पहले रहता था, वो आज सिमट के आपके मोबाइल फ़ोन में आ गया। बिल्कुल। तो उस मोबाइल फ़ोन की सुरक्षा, उस मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल ना होना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और ये आपके हाथ में है। तो आपने देखा होगा हम तरह तरह के मल्टीमीडिया कैंपेन्स और समाचार पत्रों में भी हम ऐड देके ये हमेशा लोगों को बताते हैं कि अनजान लोगों से आप अपने पासवर्ड OTP शेयर ना करें। फ़ोन पे अगर किसी ऐसे अनजान सोर्स से आपके पास लिंक आता है तो आप उस लिंक को क्लिक ना करें। तो तरह तरह की डिजिटल माध्यम मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल इसमें फ्रॉड का रेशियो देखिएगा, जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो काफ़ी कम है। तो जो इस तरह की सावधानियां हैं कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करना, अपने मोबाइल को सुरक्षित रखना, अनजान सोर्स से आए हुए लिंक पे क्लिक ना करना, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो डिजिटल माध्यम काफ़ी सेफ और काफ़ी सुरक्षित बिल्कुल है। और सही आपने कहा है कि अवसर बढ़ गए हैं, लेकिन इसके साथ ही जो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। मनीष, लोकपाल कार्यालय से, RBI लोकपाल कार्यालय से हर किसी के मन में रहता है कि जब शिकायत हो जाती है तो शिकायत का निदान उसे जल्द से जल्द मिले। इसके साथ में जो कार्रवाई चल रही है, शिकायत की जो जानकारी है, वो भी व्यक्ति चाहता है उसे त्वरित रूप से मिल सके। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हम लोगों का हमेशा ये प्रयास रहता है कि शिकायत को मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर रिजॉल्व कर दिया जाए। जी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी शिकायत को रिजॉल्व करने में या उस शिकायत को बंद करने में हमें नॉर्मल समय जो होती है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है ना। तो अगेन डिजिटल क्रांति का ज़माना है और लोगों को सूचना बिल्कुल सही समय पे उपलब्ध होनी चाहिए और हमने हर इसका भी प्रबंध किया हुआ है कि आपको आपके शिकायत इस समय, मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किसके पास पेंडिंग है या कहाँ है या आपकी शिकायत पे अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी भी आपको जानकारी मिले। तो इसके लिए हम लोगों ने 1448 करके एक टोल फ्री नंबर किया हुआ है। अगर आपने पोर्टल पे शिकायत की है तो पोर्टल पे जाके आप अपनी शिकायत की करंट स्थिति जांच कर सकते हैं और इसको जांचना वैसा ही है जैसे आप अपने रेलवे PNR के स्टेटस को जांचते हैं जी। और अगर आप पोर्टल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप हमारे जो नंबर है जो मैंने कहा 1448 पे फ़ोन कीजिए। ये सुविधा अभी हिंदी और इंग्लिश के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो अगर आप जो आपके कॉल को हैंडल कर रहे हैं उनसे आप अपना कंप्लेन नंबर और 1-2 और इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा तो आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेन एज ऑफ नाउ किस स्टेज पे है और उसकी जो करंट स्टेटस है वो क्या है। जी, इसमें बहुत अच्छी बात है कि भाषा को भी सीमा में नहीं बांधा गया है, अपनी भाषा में जानकारी को ज़्यादा प्राप्त कर सके, जो लोग वहाँ से जुड़े हुए वो अधिक से अधिक जानकारी ले सके। और हमारा ये भी कोशिश है कि जो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो 10 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम इसे और अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, क्या इसमें समय सीमा की, जैसा कि अब बातचीत अगर आपने अभी बताया भी है कि समय सीमा जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन क्या कुछ दिनों की या कुछ ऐसा लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है जिसके अंतर्गत ही इसे हमें मिल सके जानकारी? देखिए, साधारणतः जो स्कीम है उसमें कंप्लेन, आप इस चीज़ को पहले हमें ध्यान में रखना होगा कि हर कंप्लेन एक ऐसा नहीं होता है। तो जो अगर आप देखिएगा कुछ कंप्लेंट्स को हम 3 से 4 दिन के अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ कंप्लेंट्स में 70, 80 या ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटी कहूँ, दैट इज़ ऑन एन एवरेज कहूँ, तो 30 से 33 दिन के अंदर, जो हमारे पिछले साल के आंकड़े हैं, वित्तीय वर्ष 22-23 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से जो एवरेज टाइम हम लेते थे पर कंप्लेन वो तकरीबन 33 दिन के आसपास का है। कुछ कंप्लेंट्स में ये हो सकता है कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ, जिसको हम कहते हैं सर्टेन सूचना हमारे पास शायद कंप्लेनेंट ने शेयर नहीं की होगी और इसलिए हमें कंप्लेनेंट के पास दोबारा जाना पड़ेगा या बैंक के पास दोबारा जाना पड़ेगा, तो उसके कारण सर्टेन कंप्लेंट्स में समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर मैं एक मोटा मोटी आपके सामने आंकड़ा रखूं तो 90% कंप्लेंट्स का जो निवारण है या जो रिजोल्यूशन है और उसके बाद जो बंद करने की प्रक्रिया है वो 35 से 40 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। जी, मनीष जी, आप भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल हैं, इतने सर्वोच्च पद पर आप कार्य कर रहे हैं। iOS ये जो योजना आई है, इसके माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में किस तरह के सुधार आपको देखने को मिल रहे हैं?
देखिए, रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र का रेगुलेटर भी है। मतलब जो बैंकिंग और जो नॉन बैंकिंग और जो पेमेंट सिस्टम्स हैं जैसे यूपीआई वगैरह आप जानते होंगे, तो इन सर्विसेज या इन सेवाओं को देने वाली जो कमर्शियल एंटिटीज़ होती हैं या एंटिटीज़ होती हैं उनको हम रेगुलेट भी करते हैं। बैंकिंग और एक नॉर्मल कंपनी में सबसे मूल डिफरेंस ये है कि अपने डे टू डे काम के लिए, मतलब जिस तरीके का वो बिज़नेस करते हैं उसमें उनको कस्टमर से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कंप्लेंट्स होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने, जैसा मैंने पहले भी कहा, इसके लिए एक सिस्टम बना के रखा है कि पहले आप बैंक में जाइए और उसके बाद अगर आपको बैंक से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। और बहुत से कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं और उन कंप्लेंट्स को हम रिजॉल्व करते हैं। बट इसका असर बैंक्स पे क्या पड़ता है? इसका असर बैंक पे ये पड़ता है कि एक जो कंप्लेन हमारे पास आता है, अगर हम उसको बैंक संतुष्ट नहीं कर पाया और उसको हम एक पर्टिकुलर टाइप का रिजोल्यूशन देते हैं, तो बैंक उन चीज़ों को अपने काम में ढालने की कोशिश करती है। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं जैसे अगर उसे कहूँ तो आगे जाके उस तरह के कंप्लेंट्स के आम लोगों से आने की संभावना कम जाती है। अगर मैं उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो उस कंप्लेन के आने का जो मूल कारण है, जो रूट कॉज है, बैंक्स उसको एड्रेस करती हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, लोकपाल जो स्कीम है इसमें कंप्लेंट्स का रिजोल्यूशन तो होगा ही होगा, और इसमें जिस तरीके का कंप्लेंट्स का रिजोल्यूशन होगा भविष्य में उस तरीके के कंप्लेंट्स के आने की संभावना कम जाएगी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दिस विल लीड टू अ सिस्टमिक एफिशिएंसी इन द बैंक। बिल्कुल, है ना। शिकायतकर्ता को आरबीआई लोकपाल कार्यालय से जो निर्णय उसे मिला है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो क्या आगे वो कहाँ अपील कर सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है हर किसी के मन में होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और एक आम नागरिक को और एक आम कंज्यूमर जो बैंक का उपभोक्ता है उसको ये सोचने का पूरा हक है कि उसके समस्या का निवारण कैसा होना चाहिए, और उस राइट को हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ के जो कंप्लेन से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो देश की जो बाकी संस्थाएं हैं, जैसे कंज्यूमर फोरम हो गए, हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हो गए, आप तो वहाँ जा ही सकते हैं। और सर्टेन टाइप ऑफ कंप्लेन जिनको हम अपने यहाँ बंद करते हैं, सारे तो नहीं, बट उन कंप्लेंट्स के बारे में आप हमारे यहाँ जो हमारे कार्यकारी निर्देशक होते हैं उनको एज ए अपीलेट अथॉरिटी डिजिग्नेट किया गया है। तो अगर आप हमारे फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उनके पास अपील कर सकते हैं। लेकिन ये सर्टेन केसेस में ही होता है, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाइड भाषा में, सरल भाषा में कहूँ तो जो थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस होते हैं उनमें नॉर्मली साधारणतः अपील का प्रावधान नहीं होता है, बट जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं उसमें आप हमारे जो कार्यकारी निर्देशक हैं उनके पास अपील कर सकते हैं। और जो बाकी संस्थाएं हैं, जो एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री आपको जो राइट्स मिले हुए हैं, आप उन राइट्स का तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मनीषी, अगर किसी बैंकिंग सेवा को लेते हुए किसी शिकायतकर्ता ने वहाँ पर शिकायत की है और इसके साथ ही अगर शिकायत कहीं और जगह कर दी है जिसे मालूम ही नहीं है कि मुझे एक प्रॉपर चैनल के थ्रू बैंकिंग लोकपाल के पास जाना चाहिए, तो ऐसे में जो लंबित शिकायतें हैं जो कहीं अन्य उसने कर दी हैं, इस पर क्या कर सकता है वो व्यक्ति? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जो बैंकिंग, जो हमने एक सिस्टम बना के रखा हुआ, अगर आप हमारे स्कीम को देखेंगे तो हम अपने मेंबर्स ऑफ पब्लिक और जो बैंक के ग्राहक हैं उनसे ये कहते हैं कि आप हमारे पास सीधे ना आएं, जी, है ना। तो मतलब हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप पहले बैंक के पास जाएं, क्योंकि हमने बैंक्स को मैंडेटरली एक जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, मतलब शिकायत निवारण प्रणाली को बनाने का निर्देश देके रखा हुआ है, और हर बैंक और आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी में एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है। तो अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो हमारे पास आएं। जैसा कि मैंने पहले कहा, देश में बाकी संस्थाएं भी हैं जो कानूनन इस तरह की चीज़ों को देखती हैं, जैसे हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हो गए, हमारे ऑनरेबल कंज्यूमर फोरम हो गए। तो नॉर्मली अगर कोई आदमी कोर्ट्स या कंज्यूमर फोरम में चले जाते हैं, चूँकि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो उस तरह के कंप्लेंट्स को हम डील नहीं करते हैं। जी।
क्योंकि इसके पीछे का कारण आप ये भी समझ लीजिए कि हमने जो सिस्टम बना के रखा हुआ है ये बैंक्स के या रेगुलेटेड एंटिटीज़ के सिस्टम का अल्टरनेट है। तो अगर आप संवैधानिक संस्थाओं में जाते हैं तो मेरे हिसाब से फिर उस तरह के कंप्लेंट्स को हम डील नहीं कर पाते हैं जी। तो मेरा चूँकि हमारा जो ये सिस्टम है और जो हमने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम बना के रखा है, यहाँ कंप्लेन करने के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं ली जाती है। तो मेरा आपसे ये आपके माध्यम से मैं आम नागरिक से यही निवेदन करना चाहूँगा कि बैंक के बाद आप पहले हमारे पास आइए, और अगर आप हमारे से संतुष्ट नहीं हैं तो आपके जो अधिकार हैं उसका आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पहले एक बार हमारे जो रिजोल्यूशन सिस्टम, जो हमने एक अल्टरनेट रिजोल्यूशन सिस्टम बना के रखा है, आप एक बार उसको इस्तेमाल करके तो देखिए। जी बिल्कुल मनीष जी, और जिन लोगों को इस शिकायत निवारण प्रक्रिया का पता नहीं है तो क्या आरबीआई के माध्यम से भी बैंकों को, जो विनियमित संस्थाएं हैं, गैर विनियमित संस्थाएं हैं, उनको बताया जाता है इस प्रक्रिया के बारे में? बिल्कुल, देखिए आरबीआई अल्टीमेटली एक पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है और हमारा काम जो आम आदमी है उनके लिए ही काम करना है, और हमारा जो दायरा है मतलब जो एंटिटीज़, जो अगर आप कहें तो जो दायरा है वो ऐसे एंटिटीज़ के बारे में हम कंप्लेन लेते हैं जिनको हम रेगुलेट करते हैं, है ना। तो हमने अपने सारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को ये कह के रखा हुआ है कि आपके यहाँ के जो डिजिटल और जो पुराने वाले माध्यम हैं, जैसे आपके ब्रांच हो गए, डिजिटल जैसे आपके वेबसाइट हो गए, आपके पोर्टल हो गए, तो हर जगह आप जो आरबीआई की जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है इसके बारे में प्रचार कीजिए और लोगों को ये बताइए कि अगर आप हमारे ग्रीवांस रिड्रेसल जो शिकायत निवारण है उससे संतुष्ट नहीं है तो आरबीआई में आप किस तरीके से शिकायत कर सकते हैं। अगर आप अपने बगल के किसी बैंक ब्रांच में जाएं तो आपको, या आप किसी एटीएम में भी जाएं तो वहाँ भी आपको शायद आरबीआई ओम्बड्समैन में अपने कंप्लेन कैसे करना है उसके बारे में सर्टेन जो पब्लिसिटी मटेरियल्स होते हैं, लीफलेट्स वगैरह होते हैं, वो आपको दिख जाएगा। जी, आज के समय में जो लेन देन है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे कि हमने कहा है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, ऐसे में फ्रॉड होने की समस्या बहुत ज़्यादा सामने आती हैं और इससे संबंधित जो शिकायतें हैं वो भी आपको तमाम तरह की ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रहती होंगी। तो ऐसे में जो लोग पेंशनर्स हैं, पेंशन धारक हैं, वो उनकी जो समस्याएं हैं सर, उसका निवारण आप लोग किस प्रकार से करते हैं? देखिए, पेंशनर्स जो हैं, जो बैंक्स के थ्रू जिनको पेंशन मिलता है वो मोस्टली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको बैंक्स जो पेंशन है वो देती है एज एन एजेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि नियमतः जो बैंक गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं वो रिज़र्व बैंक में होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम पेंशन पेमेंट ऑर्डर कहते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पीपीओ कहा जाता है। तो एक बैंक से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पीपीओ में जो निर्देश लिखे हुए हैं उसके हिसाब से सही समय पर पेंशन को कैलकुलेट करके आदमी के खाते में, या जो पेंशनर हैं जो हमारे ज़्यादातर वरिष्ठ नागरिक हैं उनके खाते में डाल दें। इस चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने रेगुलेशन किया हुआ है, और इन रेगुलेशंस का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सही समय से सही पेंशन आपके खाते में आ जाए। और यहाँ आपको अगर किसी तरह की शिकायत होती है तो अगेन मेरा आपसे माध्यम से हमारे वरिष्ठ नागरिकों से यही निवेदन होगा कि पहले आप बैंक में जाएं, और अगर बैंक आपको लगता है कि बैंक में आपकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है तो आप प्लीज़ हमारे पास आइए और आपकी जो शिकायत है उसको हम डिटेल में देखेंगे, और जो नियमानुसार जो उस पर सही कार्रवाई होगी वो हम बिल्कुल करेंगे। जी, आरबीआई समय समय पर जो वार्षिक रिपोर्ट्स होती हैं इसके माध्यम से क्या प्रचार प्रसार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? बिल्कुल, देखिए अगेन जैसे हम एक पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है तो एक साल में हमने क्या किया जनता को बताना और मेंबर्स ऑफ पब्लिक को बताना बहुत ज़रूरी है। तो हर साल की जो हमारी वार्षिक कार्य होते हैं उसको हम एक वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में रखते हैं। उसमें आपको तमाम इस तरह की सूचनाएं मिल जाएंगी, किस बैंक के अगेंस्ट कितने कंप्लेंट्स को हमारे ऑफिस ने हैंडल किया। इन सब चीज़ों के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जिस तरीके से काम करते हैं उस काम में ट्रांसपेरेंसी लाना, उसमें पारदर्शिता लाना और अपने काम को
जनता के बीच में रखना। जी, केवाईसी को लेकर के कई चीज़ें सामने आती हैं, जो आरबीआई की सब गाइडलाइंस हैं इसको लेकर के नो योर कस्टमर के लिए, वो क्या क्या हैं इस पर? देखिए, केवाईसी के बारे में हमने डिटेल गाइडलाइंस जारी किया हुआ है, और अगर मैं ब्रॉडली मोटा मोटी इस चीज़ पे बात करूं तो जो आपको खाता खुलवाने के लिए या बैंक में अपने रिलेशनशिप को खोलने के लिए सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मूलतः दो चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। नंबर 1, आप कौन हैं, मतलब आपकी आइडेंटिटी क्या है, और नंबर 2, आपके डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि बैंक के खाते की गलत इस्तेमाल की भी चांसेस होते हैं। तो केवाईसी को आप इस नज़र से भी देखिए कि बैंक आपसे उस तरह की इन्फॉर्मेशन लेती है जिस इन्फॉर्मेशन को से आपकी जो आइडेंटिटी है वो इस्टेब्लिश की जाए, और साथ ही साथ अगर मैं उसको फिर एक मोटा मोटी शब्दों में बोलना चाहूँ तो ये देखने का कि आपके खाते में जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से सही हैं या नहीं हैं। इस तरह की चीज़ों से कभी कभी बैंक्स को इस बारे में भी आसानी होती है कि कुछ खातों का अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वो उसे देख के उस खाते पे रोक भी लगा सकते हैं। तो केवाईसी अगर मैं फिर कहूँ तो ये है कि वो आप इस्टेब्लिश करता है आप कौन हैं, और इसके लिए जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्या चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बारे में हमने डिटेल सर्कुलर्स इशू किया हुआ है। जो हमारे रेगुलेशंस हैं वो पब्लिक डोमेन में है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और उन सर्कुलर्स को देख सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अकाउंट की जानकारी उसे अपडेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। इनफैक्ट हम लोगों ने बैंक को ये भी कहा हुआ है कि कब आपको केवाईसी, जिसके हम टेक्निकल लैंग्वेज में री-केवाईसी कहते हैं, पुनः केवाईसी करना है, और पुनः केवाईसी करने के पहले आपको अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना है, उनको ये बताना है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास किस तरीके से आप आ सकते हैं। तो केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अगर मैं कहूँ तो आपका अकाउंट सेफ रहता है, और ये एक जो देश की कानून है जिसे हम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं उसके हिसाब से की जाने वाली एक प्रक्रिया है। सर, हमने देखा है कि क्रांतिकारी परिवर्तन बैंकिंग के क्षेत्र में हो रहे हैं और समय समय पर होते चले जा रहे हैं, और हम हमेशा चाहते हैं विकसित की ओर, और इसके साथ ही हम अग्रसर हैं अच्छे के लिए, अच्छे को प्राप्त करने के लिए। आप सुझाव देना चाहें कुछ हमारे दर्शकों को? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए चीज़ों को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो हम कहें वो ये है कि परहैप्स हम लोग हर चीज़ों को तुरंत, जो एक कहा जाता है ये तुरंत फुरत वाला जनरेशन आ गया है, तो जो रेस्टलेस जनरेशन है, आप शायद किसी चीज़ों के लिए वेट नहीं करना चाहते हैं। मेरा इसमें सुझाव यही होगा कि आप अपने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग पे जो फाइनल अप्रूव वाला बटन दबाते हैं उसके पहले आप देख लीजिए कि आप किस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज अपनी लेन देन के लिए हम जो QR कोड है जो हर जगह लगा रहता है सब्जी खरीदने के बाद, जिसको हमें स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। QR कोड को यूज़ करके कोई आदमी पैसा पा नहीं सकता है। QR कोड का इस्तेमाल हमेशा पैसा देने के लिए होता है ना। तो बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है कि फ्रॉड इस तरीके से होता है। एक फ्रॉडस्टर आपको एक QR कोड भेजता है और वो कहता है कि अगर आप इसको क्लिक करके ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप यकीन मानिए जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं ये मैनुअल ट्रांजैक्शंस की अपेक्षा काफ़ी अधिक सेफ और ज़्यादा रोबस्ट हैं। सिर्फ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और आपकी दुनिया जो आपके मोबाइल में सिमट के रह गई है उसको आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। उससे जो संबंधित सावधानियां हैं आपको उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा और जागरूकता ही इसका एकमात्र समाधान है। सर, आप कार्यक्रम में आए और आपने इतने गंभीर विषय पर बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विश्वबंधु जी। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिसमें हमने बैंकिंग लोकपाल से संबंधित विषय पर बातचीत की। हमें आशा है कि आपको हमारा कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।